किया जाए। वाक्यांश यह था कि कुछ दिन पूर्व मुझे सुनने में आ रहा था अधिकतर कि कुछ गांव हैं जिनमें लड़कियों को 10वीं और 12वीं के बाद शिक्षा प्रदान नहीं करवाई जाती है। तो ऐसा जो सुनने में आ रहा था, तो उसके चलते मैंने उन गांवों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो उन गांवों के बारे में जब जानकारी ली तो कई विशेष कारण सामने आए कि जिसके चलते, जिन असुविधाओं के चलते, संसाधनों के उपलब्ध ना होने के कारण ऐसा उन गांवों में हो रहा है। लेकिन दंग कर देने वाली घटना यह थी कि मैं जब एक गांव में पहुंची, जो ही मैं गाड़ी से उतरी थी तो कुछ बच्चियां वहां स्कूल से आ रही थी। छुट्टी हुई होगी शायद से, 2-2:30 बजे का समय था। तो जब वो बच्चियां आ रही थी तो मैंने उनसे बातचीत करने लगी। तो बातचीत के दौरान पता लगा कि वो लड़कियां 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाली छात्राएं हैं। तो जब मैं उनसे बातचीत कर रही थी तो मैंने पूछा कि 10वीं 12वीं के बाद पढ़ने की इच्छा है। तो 1-2 लड़कियां थी, उन्होंने बोला हाँ दीदी हम पढ़ना चाहते हैं। कुछ की उनमें से सगाई भी हो रखी थी और कुछ ने जवाब ही नहीं दिया। तो मैंने बोला चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ो और मेहनत करना। 10वीं 12वीं की लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, तो मेहनत करना, अच्छे अंकों से पास होना। वहीं मैंने ऐसे ही जब बातचीत के दौरान मैंने उनसे एक सवाल पूछ लिया कि क्या आप सावित्रीबाई फुले को जानती हैं? तो उन्होंने झट से कहा हाँ दीदी हम जानते हैं सावित्रीबाई फुले को। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि चलो जागरूकता तो है, हो सकता है चलो 10वीं 12वीं के बाद बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता है, वो एक अलग बात है। यहाँ के संसाधनों की कमी है, व्यवस्थाओं की कमी है, वहाँ जो उस क्षेत्र के जो विधायक हैं उनकी कमी हो सकती है कि वो वहाँ की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन जागरूकता है कि बच्चियां जानती हैं कि माता सावित्रीबाई फुले कौन है। तो मैंने भी उत्सुकता बस उनसे पूछा कि क्या मुझे आप बताएंगी कि माता सावित्रीबाई फुले कौन थी? उन्होंने ऐसा क्या किया कि जिससे उन्हें आज विश्व भर में जाना जाता है? तो उन्होंने हंस करके और बड़ी जल्दबाजी में ऐसे करके जवाब देने लगी, अरे दीदी आप इतना नहीं जानती, सावित्री एक सती नारी थी। मैं बिल्कुल दंग रह गई कि सावित्री एक सती नारी थी जो यमराज से अपने पति के प्राणों की जान बचाकर लेकर आई थी। मैं दंग रह गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सुन्न सी हो गई थी कि इन बच्चियों का जवाब क्या है। उनको सुनकर के मैंने उनको बताया तो सही कि सावित्रीबाई फुले कौन थी, क्या थी, उन्होंने हमारे लिए क्या किया। मैंने उनको सब कुछ बताया। लेकिन उन बच्चियों के चले जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी कमी रही है। मैं सर्वप्रथम यही कहूंगी, मैं तो अब स्वयं को दोषी मानती हूं कि शायद मेरी भी कमी रही, मेरे जैसे उन तमाम समाज सेवियों की कमी रही, समाज में फैले तमाम सामाजिक संगठनों की कमी रही कि आज भी हम समाज की बहन बेटियों को और समाज को ग्रामीण क्षेत्रों तक यह नहीं बता पाए कि माता सावित्रीबाई फुले कौन थी, महात्मा ज्योतिबा फुले कौन थी। इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी रही कि हम ऐसे महापुरुषों को जिनका समाज के लिए एक अतुलनीय योगदान है, ऐसे महापुरुषों को हम घर घर तक नहीं पहुंचा पाए। वो माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने अपना सर्वस्व आदि आबादी को इस अंधकार की परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कर शिक्षा के प्रकाश की स्वतंत्रता की कड़ी से जोड़ा, जिन्होंने स्वयं शिक्षा प्राप्त कर सिद्ध किया। क्योंकि उस समय एक प्रचलन था कि अगर महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती हैं तो या तो उनकी शादी नहीं हुई है तो उनके पिता का देहांत हो जाता है
और अगर शादी हो गई है तो वो विधवा हो जाती हैं। ये प्रचलन था समाज में, जो महिलाएं शिक्षा प्राप्त करेंगी। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले ने इस प्रचलन को तोड़ा, इस डर को समाप्त किया। उन्होंने शिक्षा पहले स्वयं प्राप्त की और सिद्ध किया कि महिलाओं की शिक्षा प्राप्त करने से ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जो वो समाज से करवाना चाहती थी, जो समाज की महिलाओं से करवाना चाहती थी, उसकी शुरुआत पहले उन्होंने अपने स्वयं से की। फिर उन्होंने समाज में इसका संदेश दिया कि शिक्षा प्राप्त करना नारियों के लिए अत्यंत आवश्यक है और शिक्षा प्राप्त करने से कोई भी अनहोनी घटित नहीं होती। उन्होंने कहा था कि शिक्षा, दुनिया में शिक्षा ही एकमात्र ऐसा शस्त्र है जो आपको सब कुछ दे सकता है। मानो सब कुछ, दुनिया की तमाम खुशियां आपको शिक्षा दे सकती है। आपको मान सम्मान, स्वाभिमान, पहचान, धन दौलत, संपत्ति, सब कुछ आपको शिक्षा से प्राप्त हो सकती है। और शस्त्र को देने का कार्य किसने किया? उस शस्त्र को हमें प्रदान करने का कार्य महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने किया था। आज अगर नारी की कोई बात करे, नारी की पहचान और अस्तित्व की बात करे, तो मेरी जुबान पे सिर्फ एक नाम होगा, वो है माता सावित्रीबाई फूले। अगर मुझसे कोई मेरी पहचान पूछे और मुझसे कहे कि तुम्हारी यह पहचान तुम्हें किसकी देन है, तो मेरी माँ का नाम मैं बाद में, माता सावित्रीबाई फूले का नाम मैं पहले दूंगी। क्योंकि हाँ, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, उसकी मैं ऋणी हूं कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, इस दुनिया को देखने का मौका दिया। लेकिन इस समाज में, इस दुनिया में पहचान बनाने का, सर उठाकर चलने का और अपने आप को स्थापित करने का जो मुझे अधिकार दिया, वो माता सावित्रीबाई फूले के अथक संघर्षों ने दिया। तो इसके चलते मैंने कई दिन इस पर मंथन किया, सोच विचार किया, सोचा कि इसमें बदलाव कैसे लाया जा सकता है, कैसे माता सावित्रीबाई फूले को, महात्मा ज्योतिबा फूले को घर घर तक पहुंचाया जा सकता है। मैं हुई, समाज के तमाम मेरे जैसे समाज सेवी हुए, संगठनों के संचालक हुए, जो मंचों पर माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन के बारे में बहुत कुछ बातें करते हैं। हम लंबे लंबे भाषण देते हैं कि माता सावित्रीबाई फूले ने ये किया और महात्मा ज्योतिबा फूले ने ये किया। दरअसल हमें इन बातों को जहां कहना चाहिए, वहां हम उन बातों को पहुंचा ही नहीं पाए। हमें इन बातों को ग्रामीण क्षेत्र के बहन बेटियों तक पहुंचाना था। ग्रामीण क्षेत्र तो आप छोड़िए, अगर आप बहुत अशिक्षित भी महिला हैं, अब अगर आप उनसे भी पूछेंगे, यह भी एक शर्म की बात है, वह भी माता सावित्रीबाई फूले के लिए कह देती हैं कि हम उन्हें नहीं जानते हैं तो हाँ, सिर्फ इतना कि वो सिर्फ इस देश की प्रथम शिक्षिका रहीं, उनके संघर्षों से वो वाकिफ नहीं है। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो मैंने इस वाक्यांश पर चिंतन किया, सोचा, विचार किया कि इसमें परिवर्तन कैसे लाया जा सके, इसको कैसे बदला जा सके, ऐसा क्या किया जा सके कि हम घर घर तक माता फूले को, महात्मा ज्योतिबा फूले को पहुंचा सकें। तो और मुझे विश्वास है कि मैंने जो छोटा सा निर्णय स्वयं लिया, उस निर्णय में आप सभी मेरे भागीदार, अब आप सभी मेरा सहयोग करेंगे। सभी बंधुओं के समय को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय लिया कि प्रतिदिन 1 मिनट के वीडियो के माध्यम से हम माता फूले के जीवन चरित्र, माता फूले की जीवन गाथा और माता फूले के संघर्षों को उस 1 मिनट की वीडियो से प्रतिदिन उस वीडियो को शेयर करके माता फूले के संघर्ष, उनकी जीवन गाथा, उनके जीवन चरित्र को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इसमें मेरा सहयोग करेंगे और आप सभी मेरे साथ माता फूले को, महात्मा ज्योतिबा फूले को घर घर तक पहुंचाने का, जन जन तक पहुंचाने का
बहन बेटियों तक पहुंचाने का, हर उस व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे जिससे उनका जीवन संवरा है, जिन्होंने उसका जीवन संवारा है। असल मायने में यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं निवेदन करना चाहती हूं उन तमाम अधिकार प्राप्त शिक्षित अधिकारी महिलाओं से जो माता सावित्रीबाई फुले के अथक संघर्षों के बल पर समाज में अपनी पहचान बना पाई, जो मंत्री, विधायक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि जैसे स्थान प्राप्त कर पाई। शायद हो सकता है कि वे अपनी मुक्तिदाता माता सावित्रीबाई फुले के संघर्षों से, उनके एहसानों से अनभिज्ञ हों, इसलिए वे उनकी विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाई। तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि हम सभी को मिलकर माता सावित्रीबाई फुले के संघर्षों को, उनके योगदानों को जन जन तक पहुंचाना होगा। और हम सभी को मिलकर उस युगनायिका, भारत की प्रथम शिक्षिका, साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा के क्षेत्र में प्रवीण माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न दिलाना होगा। इसके लिए हमें भरसक प्रयास करना होगा और सफलता हासिल करनी होगी। यह किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा, यह हम सभी को मिलकर के करना होगा। हमको, आपको, सभी को मिलकर के इसके लिए आवाज उठानी होगी। और उस माता फुले को, जिन्होंने इस देश की आदि आबादी की तस्वीर बदल कर रख दी, जिस समय आदि आबादी को स्वप्न देखने तक की आजादी नहीं थी, उस आदि आबादी को आज माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ा दिया, वो थी माता सावित्रीबाई फुले। तो हमें उनके संघर्षों को, उनके योगदानों को जन जन तक पहुंचाना है। यह संकल्प हमें लेना है। इस संकल्प के साथ मुझे विश्वास है कि मैं जो कार्य शुरू करने जा रही हूं कि 1 मिनट की वीडियो बना करके माता फुले के जीवन चरित्र का वर्णन हम करेंगे, उसमें आप सभी मेरा सहयोग करेंगे प्रतिदिन, ताकि हम माता फुले के संघर्षों को जन जन तक पहुंचा सकें। और दूसरी बात मैं करूं, जो आप सभी जिससे परिचित हैं, जिस आंदोलन के कारण हमारा समाज एकत्रित हो पाया, संगठित हो पाया, उस शौर्य पराक्रम के नाम से जाना जाने वाला प्रदेश राजस्थान, जिसमें युवाओं ने मिलकर अधिकार और हक को प्राप्त करने की जो चिंगारी जलाई, ऐसे युवाओं की हर प्रदेश को आवश्यकता है। वो युवा जिसने अपने अधिकार और हकों को प्राप्त करने के लिए लोगों में चेतना जागृत की, समाज को जागरूक किया, समाज को संगठित किया और संगठित करके एक विशाल आंदोलन को जन्म दिया। ऐसे युवाओं की आवश्यकता है हर प्रदेश को, ताकि यह आंदोलन प्रदेश स्तर पर ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर करवाए जा सके। मेरा मानना है कि हमें संगठित होकर अपनी इस लड़ाई को सुचारू रखना होगा। कहते हैं कि किसी भी चीज का भार उस पर डाला जाता है जो मजबूत हो, और मैं ही नहीं, आप सभी चाहते होंगे कि इस आंदोलन का भार, इस आंदोलन का नेतृत्व उन कंधों पर डाला जाए जो मजबूत हो और जो सबको साथ लेकर चल सकें। कोई ऐसा जो सबको साथ लेकर चल सके, जिससे ये चिंगारी उदित हुई, उन कंधों पर इस आंदोलन का भार हो। और इतिहास गवाह रहा है कि जब जब संघर्षों की बागडोर युवाओं के हाथों में आई है, तब तब युवाओं ने विजयश्री की पताका लहराई है। मुझे विश्वास है कि हमारे संघर्ष, हमारे आंदोलन हमें विजयश्री अवश्य दिलवाएंगे। अगर हम आंदोलनों की बात करें तो हम आंदोलन की सबसे बड़ी सीख हाल ही में हुए किसान आंदोलन से ले सकते हैं, जिस आंदोलन के सामने केंद्र सरकार झुक गई,
क्यों झुकी? निरंतर प्रयास और धैर्य के सामने केंद्र सरकार को झुकना ही पड़ा। वहीं हमारे द्वारा युवा क्रांतिकारी साथियों के द्वारा किया जा रहा यह आंदोलन, निरंतर प्रयास के साथ और धैर्य के साथ किया जा रहा यह आंदोलन अवश्य एक ना एक दिन सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर देगा। और आप सभी क्रांतिकारी साथियों के संघर्ष की ही देन है कि महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड का गठन गहलोत सरकार के द्वारा किया गया। हमारा सरोकार हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है। सरकारें आती जाती रहेंगी। हमारी मांग और हमारी लड़ाई सरकार से है। हम अपने अधिकारों की लड़ाई सरकार से लड़ रहे हैं। सरकार कोई भी हो, हम संघर्ष करते रहेंगे। हमारी आवाजें उठती रहेंगी। हम संघर्ष अपना सुचारू तब तक रखेंगे जब तक हमें हमारे अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते। हम लड़ेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें हमारे अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते। इसीलिए मेरा आप सभी युवा क्रांतिकारी साथियों से निवेदन है कि आप सभी युवा जागरूक होकर, संगठित होकर अपनी लड़ाई को लड़िए और इसमें विजय श्री हासिल करिए। हम साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे। ना हम झुके थे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। लड़े थे, लड़े हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हमारे अधिकार हमें प्राप्त नहीं हो जाते। साथियों, स्वतंत्रता की लड़ाई में भी दो दल हुआ करते थे, एक गरम दल और एक नरम दल। सभी की विचारधाराएं, उन दोनों की भी विचारधाराएं अलग थी। तो आज हो सकता है सैनी समाज के अधिकारों की प्राप्ति की लड़ाई में भी दो दल हो, गरम दल और नरम दल, लेकिन उद्देश्य उनका भी एक था, भारत को आजाद कराने का, और उद्देश्य इनका भी एक है, समाज को उसके अधिकार दिलाने का। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इसमें व्यक्ति विशेष का दोष नहीं है, किसी का भी दोष है हमारा। यह निर्णय हमको करना है कि अगर कोई भी एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, किसी ने भी आंदोलन की तारीख रखी है, तो आपको उनसे कहना है कि सभी व्यक्ति एक साथ आकर के हम आंदोलन जारी रखेंगे, तो किसी व्यक्ति विशेष का तो इसमें सवाल ही नहीं उठता। और मैंने कुछ समय पहले देखा कि मेरे कुछ भाई जो समाज के लिए समर्पित हैं तन मन धन से, वो दो व्यक्तियों को मिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। दो व्यक्तियों को मिलाने के लिए धरना कर रहे हैं। मैं मानती हूं वो समाज के लिए तन मन धन से समर्पित हैं, समाज के लिए न्यौछावर हैं, लेकिन दो व्यक्तियों को मिलाने के लिए धरना की आवश्यकता नहीं है। दो व्यक्तियों को आप मिला भी देंगे, लेकिन विचारधाराएं कैसे मिलेंगी? विचारधाराएं तो अलग होंगी। फिर भी हो सकता है समाज के दबाव में आकर वो दोनों एक साथ बैठ जाए कोई भी, लेकिन विचारधाराएं तो नहीं मिलेंगी। मेरा मानना यह है कि दोनों ही समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अपने स्तर से। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएं, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। बस इस रणनीति के साथ आगे बढ़े, आपस में न लड़कर संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ें, अपने हक के लिए लड़ें, ताकि जल्द से जल्द समाज को इसका फायदा मिल सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ, कुछ पंक्तियों के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। और मैं आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे इस छोटे से कार्य में आप मेरा सहयोग भी अवश्य करेंगे। क्योंकि कर्म आपका
आपको आपके लक्ष्य तक अवश्य लेकर जाता है। आप संघर्ष, अगर हम संघर्ष कर रहे हैं, वह आज नहीं तो कल उस संघर्ष का फल हमें अवश्य मिलेगा। संघर्ष कभी भी निष्फल नहीं होता। तो किसी ने कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, हर एक संकट का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। कर्म करते जाइए, अवश्य ही अगर कर्मों में सच्चाई है तो कर्म कभी भी निष्फल नहीं होंगे। संकट तमाम आएंगे, लेकिन आप उन संकटों को पार कर आगे बढ़ जाएंगे और अपनी सफलता को अवश्य हासिल करेंगे। मेरा बार बार आप सभी से निवेदन है कि मैंने जो छोटी सी मुहिम चलाई है माता फूले को जन जन तक पहुंचाने की, एक वीडियो के माध्यम से आप सभी उसमें मेरा सहयोग करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और फिर मिलेंगे किसी एक विशेष मुद्दे पर। लेकिन हाँ, जो लड़ाई समाज के अधिकारों के लिए लड़ी जा रही है, कृपया उसे ठंडा ना होने दें। उसकी बागडोर एक युवा के हाथों में है, और विश्वास बनाए रखिए, हम अवश्य जीतेंगे, हम अवश्य जीतेंगे। जय ज्योति, जय क्रांति, जय सम्राट।